इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। अखिलेश यादव ने हाल ही में सपा की ओर से उत्तर प्रदेश के महिबालपर क्षेत्र में हुए बूथ लेवल ऑफिसर विजय कुमार वर्मा के परिवार के आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य में बीएलओ कर्मियों पर दिए जा रहे अव्यवहारिक एसआईआर यानी कि मतदाता पुनरीक्षण लक्ष्यों की वजह से काम का दबाव और मानसिक तनाव इतना बढ़ गया है कि जान तक जा रही है। इस स्थिति को देखते हुए सपा पार्टी ने मृत बीएलओ के आश्रितों को 2 लाख आर्थिक सहायता प्रदान करने का ऐलान किया। जो लोग दिन रात ये कहते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया होता था 2017 से पहले, 2000 से पहले की मैगजीन निकलवा लीजिए आप। कई मैगजीनों में आपको पता लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश का माफिया कौन कौन था, कौन कौन रहा है। ये तो आज केवल एक डिस्ट्रिक्ट का है, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। आज हम लोगों को मिला कुछ खबर, तो डिस्ट्रिक्ट जौनपुर माफिया नंबर 1। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो खबर पढ़ के खबर चला रहे हैं हम बधाई देना चाहते हैं उन साथियों को हिम्मत जुटा करके। और ऐप पर अगर आप देखोगे तो नंबर मालिक का भी बता देगी वो ऐप। सबको पता है, सरकार को भी पता है, और सरकार को यह भी पता है कि लोकसभा में क्या साठगांठ हुई थी। बाबू सिंह कुशवाहा जी को हराने के लिए क्या साठगांठ हो रही थी, बंबई को हराने के लिए, बंबई के लोगों को हराने के लिए कैसे साठगांठ हुई थी। जो बंबई से चले गए हार करके, उनसे पूछिए कि उन्हें चुनाव में हराने के लिए क्या क्या साठगांठ हुई थी और किससे साठगांठ हुई थी, की गई थी। उन यहां के मुख्यमंत्री हो, डिप्टी सीएम हो, क्या कहते हैं कि 2017 से पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया था। उन्हें होश ही नहीं है कि एक्सप्रेस वे बने हैं, उन्हें होश ही नहीं है कि रिवर फ्रंट बने, न जाने कितना डेवलपमेंट हुआ है। अभी तो पहले ही डिस्ट्रिक्ट हमने जारी किया है, अभी तो उत्तर प्रदेश में बहुत डिस्ट्रिक्ट हैं। वो देखिए ना क्या लिखा है, दिखाओ इनको, दोबारा दिखाओ, दोबारा दिखाइए, स्क्रीन पे लाइए वो चीज। जब कहोगे, जब कहोगे। ये गाड़ियां क्या उसी नंबर से हैं सब? ऐप पे वही आ रहा है मालिक? मालिक कितने अलग हैं? हैं 3 करोड़ की? कौन सी है 3 करोड़ की? नहीं, 3 करोड़ की नहीं। हाँ, अरे तू गरीब आदमी है, तू बैठ जा भाई, तेरे पे कोई मतलब नहीं है। यहाँ माफियाओं की बात हो रही भाई। हाँ वो तो होगी काय की। उस दिन मिले थे, तुम मिले थे मुझसे, उस दिन मिले थे सर, कागज दे गए थे। लाओ इनका कागज ले लो, ऐसा 15 तारीख के बाद आना, तब सुनेंगे तुम्हारी, ठीक है। एक और तख्ती लगा के कल कोई इंटरव्यू दे रहा था किसी पर, मुझे पार्टी वाले बताया। कौन था तख्ती लगा इंटरव्यू दे रहा था? हाँ ये देखो तख्ती लगा, अरे लगा ली तख्ती, क्या हो गया, हम मदद कर देंगे तुम्हारी। अच्छा हम देख लेंगे, हम देख लेंगे। ये मैनपुरी का है, हम दिखवा लेंगे कौन है इसकी जान। ले लो कागज, ले लो इसका कागज दे दो बेटा, कागज दे दो, दे दो कागज दे देना, कागज देना, कागज ले लो उनका भी। तो मिले थे सैफई, मैंने ये कहा ये ऐसा सरकार अन्याय कर रही है। हाँ हाँ बता दो, हाँ 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 हाँ, काय जा रहे इधर उधर, इधर ही आते। वाह, प्रेस खत्म हो जाए, प्रस्तुत कर देना, इसको प्रस्तुत करा देना अंदर। लाओ अंदर ले लेंगे कागज, लाओ बैठा लो, बैठा लो, बैठा लो। कोविड में फादर एक्सपायर हो गए, कागज लाए हो कि नहीं? अच्छा ठीक, कागज ठीक, रख दो, गंगाराम दे दो, ठीक है। बताओ कोई पूछना हो वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पे, कैमरे लगा दो। माफिया जीवी भाजपा की पोल पट्टी पोल सीरीज सीजन 1 एपिसोड 1। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। हैं
क्या चीज? नहीं, दोबारा नहीं मिलना चाहते हो क्या बात कर रहे हो? अरे जब कहा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, तो 1 डे 1 माफिया। हाँ, एक वीक में एक ही रखो ना, अभी टाइम है बहुत। वो भी सोचें, हम भी सोचें। भाई क्यों कहते हैं हमें माफिया, बताओ? हाँ होगी, अभी तो चुनाव दूर है, 410 दिन है। नहीं, आप खुद सोचिए ना, हमें माफिया बोलते हैं दिन रात, स्पीच ही नहीं खत्म होती उनकी बिना माफिया कहेगी। 2017 से पहले माफिया थे, अब इन माफिया क्या करेगी सरकार? तो बच्चों की जान चलेगी। मध्य प्रदेश में गई बच्चों की जान, कितने लोगों ने पिया होगा ये कफ सिरप, गरीबों ने। गरीबों के बच्चों के साथ खिलवाड़ सोचिए, और केवल किस लिए कि पैसा कमाना है। और क्यूटो से भाग गया कोई, क्यूटो से भाग गया, बताइए। प्रधानमंत्री जी के छेद से अगर भाग जाए तो इससे गंभीर विषय कोई नहीं हो सकता है। और कितना बड़ा नेटवर्क रहा होगा, और ये नेटवर्क सब जानते थे बनारस में, पूरी बनारस के प्रशासन के लोग जानते थे। ये कोई नई चीज नहीं जानकारी में आई है, पूरा प्रशासन जानता था कि इस तरह का कुछ हो रहा है, चल रहा है। उसके बावजूद भी आंख बंद कर करके बैठे हुए थे। देखते हैं अब उनकी सरकार जो 0 टॉलरेंस वाली है, क्या करती है ऐसे माफियाओं के लिए। और मुख्यमंत्री की कौन संपत्ति जब्त करेगा? नहीं, माफियाओं की कौन कब्जा करेगा? करे कोई? वो तो मुआवजा ले लेते हैं अपनी जमीन का, सबसे ज्यादा मुआवजा लिया उन्होंने। उत्तर प्रदेश में इतना तो मुआवजा किसी को नहीं मिला होगा जितना मुख्यमंत्री जी ने खुद लिया है। तो आप मुआवजा ले लो अपनी जमीन का। सर, उसकी एक तिरंगा रैली बनारस में आयोजित किया गया था, उसने किया था सोम जायसवाल ने। मेरी डिटेल जानकारी में नहीं मिले। तो उसमें सर मुख्य अतिथि थे नीलकंठ तिवारी, जो बनारस दक्षिण के विधायक है भाजपा के। और पूर्व देखिए, वो विधायक चुनाव जीतने के लिए दाल मंडी को चौड़ा कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा वो पॉलिटिकल डिमोलिशन था। ये पॉलिटिकल, आप किसी को राहत नहीं दे रहे हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं, आप उसका पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं, पॉलिटिकल डिमोलिशन के लिए कर रहे हैं काम। तो उससे किन किन लोगों के जुड़े होंगे? हमारे पत्रकार साथी ने बताया ना कि न जाने कितनों के तार जुड़े हैं उससे, और कितना बड़ा कारोबार। ये 100 करोड़ का कारोबार नहीं है, इससे बड़ा कारोबार है। ये तो एक ही जिले का बताया। कल कानपुर गए थे, कानपुर का सोचे क्लीन चिट दे दी। और हमारी पार्टी के दीपक यादव पूर्व विधायक पे 32,000 का वो लगा रहे, चोरी, वो डकैती लगा रहे। अगली खबर का रुख करते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने का फैसला टाल दिया है। अब अदालत 16 दिसंबर को अपना आदेश सुनाएगी। हालांकि ईडी की जांच पर कांग्रेस की दलील थी कि यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। इस मामले में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस ओवरसीज प्रमुख सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडिया और डोटेक्स मैनचेस्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के तहत आरोपी बनाया गया था। ईडी का आरोप है कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने यहां पर एलजे की 2000 करोड़ से अधिक की संपत्ति पर गलत तरीके से कब्जा किया था। एजेंसी का दावा है कि यह पूरी योजना महज 50 लाख रुपए में यंग इंडिया नाम की कंपनी के माध्यम से की गई थी। इस कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की अधिकांश हिस्सेदारी है। अदालत ने 7 नवंबर को आदेश सुरक्षित रखते हुए ईडी के कुछ अतिरिक्त स्पष्टीकरण मांगे थे। विशेष न्यायाधीश पीसी एक्ट विशाल गोगने ने कहा था कि कुछ दस्तावेजों और वित्तीय लेन देन की जानकारी को और गहराई से देखने की जरूरत है। अदालत ने केस रिकॉर्ड की जांच के बाद बताया कि लेन देन से जुड़े दस्तावेज, कथित किराए की रसीदें और फंड फ्लो का पूरा पैटर्न विस्तार से देखने के बाद ही फैसला लिया जा सकता है। अदालत ने कहा था कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कई फैसले और कई केसों की जांच के मद्देनजर जरूरी स्पष्टीकरण यहां पर दिया है। आदेश अब 16 दिसंबर को सुनाया जाएगा। ईडी का कहना है कि इसमें फर्जीवाड़ा और मनी लॉन्ड्रिंग के स्पष्ट सबूत मिले हैं और ये एक गंभीर आर्थिक अपराध है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि ये राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। उनका कहना है कि यंग इंडिया का गठन कानूनी नियमों के तहत हुआ है और किसी भी तरह की निजी लाभ इसमें शामिल नहीं है। ईडी ने आरोप लगाया है कि कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के निर्देश पर कुछ लोगों ने
वर्षों तक फर्जी अग्रिम किराया भुगतान किया है। और आपको बता दें कि एजेंसी के अनुसार ये सब एलजेपी की संपत्ति का निस्तारण हासिल करने की योजना बताई जा रही है। इस विवाद की शुरुआत असल में साल 2012 से हुई थी, जब भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने चाइल्ड्स कोर्ट में इसकी शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि एएलजे के अधिग्रहण की प्रक्रिया में कांग्रेस नेताओं ने धोखाधड़ी और भरोसे का उल्लंघन किया है। केंद्र के नए वक्फ एक्ट 2025 को महीने तक लागू करने से इनकार करने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने यहां पर आखिरकार कानून को स्वीकार कर ही लिया। और आपको बता दें कि 5 दिसंबर की समय सीमा जो है वो यहां पर तय की गई है, जिसमें राज्य भर में तकरीबन 82,000 वक्फ संपत्तियों की जानकारी सेंट्रल पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश यहां पर जारी किए गए। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 इस साल अप्रैल से सदन के दोनों सदनों में द्वारा पारित किया गया था। इस फैसले को राजनीतिक तौर पर काफी अहम भी माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि वह राज्य में नए अधिनियम को लागू नहीं होने देंगी। इसके अलावा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा विधेयक पेश किए जाने के बाद राज्य में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे। कानून पारित होने के कुछ दिनों बाद यानी कि 9 अप्रैल को जैन समुदाय के एक कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं बंगाल में वक्फ संशोधन अधिनियम को लागू नहीं होने दूंगी, मैं उन्हें फूट डालकर राज करने की इजाजत नहीं दूंगी। यहाँ 33% मुसलमान हैं, वे सदियों से यहाँ रह रहे हैं, उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। संशोधन कानून के अनुसार वक्फ बोर्ड और न्यायाधिकरण में गैर मुस्लिम समुदाय होने और अगर किसी संपत्ति पर वक्फ होने का दावा किया जाता है तो सरकार इस संबंध में अंतिम फैसला लेगी। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार पर इस कानून के खिलाफ कोर्ट भी गया है, लेकिन उसे अनुकूल फैसला मिला है। संशोधन अधिनियम की धारा 3B से यह कहा गया है कि देश में अब सभी रजिस्ट्री वक्फ संपत्तियों की जानकारी 6 महीने के भीतर सेंट्रल पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। फिलहाल जो है एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रोक रहे हैं, आप कहीं ना जाइए, बने रहिए सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ। तो ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज 60वीं डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में रैंकिंग घोषित करते हुए मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ पुलिस स्टेशन को पूरे देश में 9वीं रैंक दिलाने की जानकारी दी है। इस सम्मान को प्रदेश की पुलिस की उत्कृष्ट कार्यशैली, सतत निगरानी और जनहित केंद्रित पुलिसिंग रणनीति की सफलता माना जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर इस उपलब्धि को गर्व और का एक क्षण बताया है और मल्हारगढ़ थाना और पूरी टीम को हार्दिक बधाई यहाँ पर दी है। उन्होंने कहा है कि यह रैंकिंग कानून व्यवस्था को मजबूत करने के राज्य के प्रयासों की स्पष्ट पहचान है। ये उपलब्धि न सिर्फ पुलिस की कार्यक्षमता का प्रमाण है, बल्कि देशवासियों को बेहतर सुरक्षा और भरोसा देने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम भी है। आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ थाना पुलिस ने पूरे देश की 9वीं रैंक हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया। ये उपलब्धि मध्य प्रदेश पुलिस की उत्कृष्ट कार्यशैली और सतत निगरानी का परिणाम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी ट्वीट कर इस माध्यम से पूरी टीम को यहां पर बधाई दी है। सीएम ने कहा है कि यह सफलता प्रदेश की कानून व्यवस्था की मजबूती का प्रमाण है। मल्हारगढ़ थाना टीम के प्रयासों को यहां पर सफलता मिली है और राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा सम्मान भी मिला है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा जिले के ग्राम गुलाबगंज पहुंचे, जहां उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित पदयात्रा में हिस्सा लिया। गुलाबगंज पहुंचते ही कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और विदिशा विधायक मुकेश टंडन का ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। इसके बाद मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन समस्या निवारण शिविर में पहुंचकर हितग्राहियों की समस्याएं सुनी है और कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। उन्होंने सांसद खेल महोत्सव में शामिल होकर कबड्डी के फाइनल रिहर्सल्स का निरीक्षण भी किया। शिवराज सिंह चौहान गुलाबगंज में पैदल भ्रमण पर निकले, ग्रामीणों से सीधे संवाद किया और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आने वाली एक मकान का गृह प्रवेश भी कराया। 3000 तक जाएंगे, चिंता मत कर। बैनर एक बड़ी ताकत है और मुझे खुशी है कहते हुए मध्य प्रदेश से बहनों की जिंदगी बदलने का जो अभियान चला वह पूरे भारत में पहुंच रहा है। कहीं लाडली बहना, कहीं लाड़की बहना, कहीं मैया सम्मान योजना
अब बहनों के कल्याण की योजना चुनाव जीतने की गारंटी बन गई है। और जो काम मैंने शुरू किया, मेरी बहनों सुन लेना, अब कोई राज्य बंद नहीं कर सकता, बहनों को कोई अनदेखा नहीं कर सकता, क्योंकि नारी शक्ति त्याग चुकी है। बिहार में भी वो बम्पर जीत दिए उन्होंने। और मैं सब भाइयों से भी कहना चाहता हूं, इस धरती के संसाधनों पर बहनों का भी हक है, उनका भी तो अधिकार है। हवा, पानी, खेत, खलिहान, दुकान भगवान ने तुम्हारे लिए भी तो बनाई, लेकिन बहनों को उनके अधिकार नहीं मिलते थे। कई बार 1000-2000 रुपए के लिए तरस जाती थी। और जब मेरे मन में यह बात आई कि अगर हर महीने एक निश्चित राशि बहन के खाते में पहुंचेगी तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। उसका अकाउंट मांगने की जरूरत नहीं है, उसका पैसा। उसे लाडली बहना योजना बनी। और मैंने बहनों से पूछा कि बताओ ये योजना बना के तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलाव आया है? तो बहनों ने कहा सबसे पहली बात तो यही है कि आजकल सासू मां बड़ा लाड़ करती है और कहती बहू तू भी घी लगा रोटी में। पीलीभीत शहर के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र से असम हाईवे यानी कि BSNL एक्सचेंज के सामने पर एक युवक के साथ भयानक मारपीट का मामला सामने आया। घटना दुकान के सामने हुई और पूरा मामला जो है वो CCTV कैमरा में कैद हो गया। वीडियो में दिख रहा है किस तरीके से एक युवक लोहे की रॉड लेकर जानलेवा वार कर रहा है। कई दुकानदार, गवाहों और दुकान पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर घायल युवक को किसी तरीके से बचाया। घायल युवक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी प्राथमिक चिकित्सा की गई है। पीड़ित युवक ने घटना की लिखित तहरीर पुलिस को दे दी है और उसने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग यहां पर उठाई है। इस तरह का हिंसात्मक हमला मामूली विवाद को लेकर न सिर्फ कानून व्यवस्था की चुनौती है, बल्कि स्थानीय लोगों की सुरक्षा और चैन के लिए भी एक चिंता का संकेत है। तो जमशेदपुर के भुइयाडीह इलाके में सड़क चौड़ीकरण अभियान के दौरान बीते दिनों दर्जनों घरों के तोड़े जाने के बाद स्थानीय बस्ती वासियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बिना किसी पूर्व नोटिस पर घर तोड़े जाने के खिलाफ अब लोग गोलबंद होकर सड़क पर उतर गए हैं। शुक्रवार देर रात बस्ती वासियों ने मशाल निकालकर प्रशासन के खिलाफ अपना रोष जताया। वहीं शनिवार को उन्होंने पूजा मैदान से जिला मुख्यालय तक विशाल प्रदर्शन रैली निकालकर विशेष तौर पर यहां पर विरोध जो है अपना दाखिल किया। रैली में महिलाओं की खास मौजूदगी देखने को मिली, जिन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर पुनर्वास की मांग जोर शोर से उठाई है। बस्तीवासियों का कहना है कि ऐसा कौन सा संकट आ गया है कि संविधान दिवस जैसे महत्वपूर्ण दिन पर भी सभी के घर तोड़े गए हैं। वे बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के लोगों का आरोप है कि प्रशासनिक कार्रवाई न सिर्फ असंवेदनशील थी, बल्कि पूरी तरह मनमानी के साथ की गई थी। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार से भी इस पूरे मामले में गंभीरता से विचार करने की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक सभी प्रभावित परिवारों को उचित पुनर्वास नहीं मिल जाता, तब तक उनका चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। तो गाजीपुर जिले के जमियाना कोतवाली के ग्राम डिगरी इलाचीपुर रेलवे स्टेशन के पास शनिवार की भोर में पुलिस और बदमाशों के बीच शातिर मुठभेड़ जो है वो हो गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की है, लेकिन कोई भी चोट जो है वो नहीं लगी है। पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिससे आबाज अली नामक बदमाश के दाहिने पैर पर घटना के नीचे जो है घुटने के नीचे वहां पर गोली लग गई। उसे स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के बाद गिरफ्तार कर कोतवाली लाया गया। इस दौरान पुलिस ने 4 अन्य बदमाश शमशेर अली, मेरज, सरफराज और दिलसाद को भी यहां पर दर्द पहुंचा है। उनके पास से पिस्टल, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। सभी पकड़े गए बदमाशों के खिलाफ कई संगीन मुकदमे पहले से ही दर्ज है। पुलिस ने सभी के खिलाफ नया मुकदमा दर्ज कर चालान की प्रक्रिया यहां पर शुरू कर दी।
खबर जो है वो चंदौली से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हत्या का वांछित आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 1 खोखा बरामद किया गया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की और गोलीबारी की थी। इस मुठभेड़ में एक सिपाही की भी गोली लगने से घायल हुआ, जिसे तुरंत अस्पताल भर्ती कराया गया था। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि 23 नवंबर 2025 की रात लगभग 9 बजे बाइक साइड करने को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद हमलावरों ने लाठी डंडे से पीटकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ऑपरेशन में शामिल पुलिस टीम की अधिकारियों ने सराहना की है। जमुई जिले के बरहट थाना क्षेत्र की गादीग्राम गांव चौक के पास शनिवार सुबह करीब 6 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 40 वर्षीय सरोजनी देवी को तेज रफ्तार बालू लदे हाईवा की टक्कर से मौके पर ही मौत हो गई। मृतका दिवाकर कुमार यादव की पत्नी थी और उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। वह घर के बाहर काम करने गई थी, तभी हादसा हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि हाईवा चालक मोहम्मद मुस्तकीम घटनाक्रम के समय गहरी नींद में था और उसे पता नहीं चला कि वाहन से महिला कुचल दी गई है। ट्रक जो है वो जुमाई के खैरा डंपिंग से बालू लाकर नवछविया की ओर जा रहा था। तो उत्तर प्रदेश में जारी एसआईआर प्रक्रिया के बीच विपक्षी दलों ने भाजपा सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा और आपको बता दें कि साथ मिलकर सूबे में होने वाले चुनाव में बड़ा खेल करने का आरोप लगाया। इस विषय पर हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी ने योगी सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर से बातचीत की है। बातचीत के दौरान मंत्री जेपीएस राठौर विपक्ष को आड़े हाथ उन्होंने लिया। आखिरकार क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार आपको सुनाते हैं। योगी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर हमारे साथ में है। सर, एसआईआर को लेकर के लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर है। चुनाव आयोग और बीजेपी साथ में मिलकर के बड़ा खेला पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में करने वाली ऐसे आरोप लगा रहे हैं। मुझको समझ में नहीं आ रहा आखिर विपक्ष को हो क्या गया है। एसआईआर कोई पहली बार तो इस देश में हो नहीं रहा है। इससे पहले भी 8 बार एसआईआर हो चुके हैं और लास्ट एसआईआर 2003 में हुआ था, 2 और 3 में। तो इस तरह से एसआईआर के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, जो कांग्रेस सरकार के समय में भी कई बार एसआईआर हुआ है, और हमारे देश के जो असली मतदाता हैं उनको चिन्हित करना और उनका नाम ही वोटर लिस्ट में रहे, इसमें किसको आपत्ति हो सकती है। यही स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा भी है और परीक्षा भी है कि जो असली मतदाता है उसका नाम रहे। जो फर्जी मतदाता किसी तरीके से घुसपैठ करके पहले देश में घुसे फिर मतदाता सूची में घुस गए, उनको बाहर निकालने का समय आ गया है और उनको सबको बाहर निकाल के ही रहेंगे। ये अपने समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग चाहे जितनी भी हाय तौबा करें, जो व्यवस्था संविधान सम्मत है वो होकर रहेगी और संवैधानिक संस्थाओं को ये बदनाम ना करें। ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक होगा और अखिलेश यादव जी बेवजह घबरा रहे हैं और एसआईआर होगा, अच्छे तरीके से होगा। जो परिणाम बिहार में आया है निश्चित रूप से उसी प्रकार का परिणाम यहाँ भी आएगा, लेकिन उसका एसआईआर रोक के वो कुछ नहीं कर पाए। एसआईआर होगा भी और जो सही मतदाता हैं उनको वोट देने का अधिकार हो। एक भी व्यक्ति ने पूरे बिहार में आवाज़ नहीं उठाई कि मेरा नाम कट गया। एक कोई आया हो तो बताओ। उत्तर प्रदेश में कोई नहीं कह रहा। जनता जिसके साथ नहीं है, आखिर जनता की भावनाओं को वहाँ विपक्ष को प्रकट करना चाहिए कि अपनी भावनाओं को प्रकट करना चाहिए। सत्ता पाने की इतनी लोलुपता है, इतनी जल्दबाजी है जिसकी कोई हद नहीं। इतना सत्ता के लिए लोलुप मैंने कोई पार्टी देखी नहीं जितना समाजवादी पार्टी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का ये भी कहना है कि अभी वोटर लिस्ट से नाम कटेगा, फिर आरक्षण की लिस्ट से नाम कट जाएगा, मकान घर छिन जाएगा। इस तरह के वो आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। देखिए, जब भी कोई बात होती है, इन लोगों ने पिछली बार भी संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर एक नैरेटिव तैयार किया था 2024 में। आरक्षण कोई भी इस देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते, माननीय योगी जी के रहते, कोई भी व्यक्ति हमारे लोगों से आरक्षण छीन नहीं सकता। सबका आरक्षण जिंदाबाद रहेगा और आरक्षण का उसी प्रकार से व्यवस्था चलती रहेगी जो चल रही है। उसमें किसी प्रकार का वो चाहेंगे भी अखिलेश यादव जी तो भी नहीं कुछ परिवर्तन कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैमरा सहयोगी पीयूष के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ।
इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।